श्लोक बताओ क्या कंफ्यूजन था? सर आप इम्पीडेंस बोल रहे थे ना, वो फॉर्मूले से तब कनेक्शन लॉस हो गया था। 1 मिनट आंख बंद कर लो अपनी, एकदम आंख बंद कर। ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि रेजिस्टेंस में करंट मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस सर्किट में रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो गया, उस फैमिली में कई मेंबर आ गए हैं, तो सब मिला के जो रेजिस्टेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस किसका कॉम्बिनेशन है? रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का। अच्छा, सर्किट सीरीज है, यानी कि सारे कंपोनेंट में एक ही करंट फ्लो करेगा। तो जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सब में अगर आई चूंकि आई तीनों में सेम ही जा रहा है। देखो बस फर्क क्या है, मतलब अंतर क्या है इसको बता। एक मिनट। मुझे भी जो कई बार एज ए स्टूडेंट प्रॉब्लम होती थी कि हमको सीरीज में दिखता है तो लगता है तीनों का एडिशन है, ये तीनों का एडिशन होना चाहिए। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस होता तो क्या हो जाता? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 नॉर्मल सम हो जाता। आज सुबह से हमने यही सीखा है कि चूंकि ये तीनों रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस में जब भी ये दोनों पार्ट इमेजिनरी पार्ट जुड़ेंगे वो हमेशा ऐसे ही पाइथागोरस में जुड़ेंगे। इसीलिए मैं कल कह रहा था, आज दोबारा कह रहा हूं कि ये सम नहीं होकर के वेक्टर सम की तरीके से होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इनका करंट 3 पैरामीटर है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। चूंकि सीरीज है इसलिए करंट सेम रहेगा तीनों में। दिमाग में एकदम बात डाल लो, करंट में किसी भी तरीके का एडिशन सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, एक ही करंट तीनों में फ्लो करेगा। लेकिन तीनों का रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेगा? इस इक्वेशन से, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और इनका वोल्टेज कैसे जुड़ेगा? वोल्टेज जुड़ेगा ई स्क्वायर, यानी नेट वोल्टेज ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का वोल्टेज प्लस इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज है ना, एक प्लस एक माइनस वैसे ही सेम का स्क्वायर। तो यानी कि इन दोनों, ये दोनों सिमिलर इक्वेशन हैं, सिर्फ आई मल्टीप्लाई किया गया है। यानी कि आपको समझाने के लिए मैं लिख दूं कि E इज इक्वल टू है आई इंटू जेड, वी आर इज इक्वल टू है आई इंटू आर, एंड वी एल इज इक्वल टू है आई इंटू एक्सएल, वी सी इज इक्वल टू है आई इंटू एक्सी। अब देखो तो अब समझ में आया क्या? आर्यन थोड़ा तेज रख, वॉल्यूम कम है तेरी। ये मुद्दा समझ में आ रहा है? ये मुद्दा समझ में आ रहा है? इतना तो आ रहा है सर, क्योंकि आपने कल कहा था ई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर आपने बी आर लगा दिया और आपने बताया था एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर लिखते हो, आपने बी भी लगा दिया, पता नहीं क्यों, पर ठीक है आपने बी ले लिया है। वीज वोल्टेज ये है ई, इसका वोल्टेज ड्रॉप VL, L हटा देता हूँ, इसका वोल्टेज ड्रॉप VC, इसका वोल्टेज ड्रॉप VR। So this E will not be simply sum of VL plus VC plus VR. This E will be added like this, वेक्टर सम के तरीके से कि E स्क्वायर इज इक्वल टू रियल का स्क्वायर यानी VR का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी VL माइनस VC। ये हमेशा प्लस होता है, ये हमेशा माइनस होता है, ठीक है।
थोड़ा सा तुम भूल गए हो तो रिकैप करवा देता हूँ। एक्सेल जो था वो था ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। एक्सी जो था वो था 1 बाई ओमेगा सी या 1 बाई 2 पाई एफ सी। याद आ गया क्या? हाँ जी सर। है ना। और ये मैंने यहाँ ब्लू पेन से लिखा हुआ है कि चूंकि सीरीज सर्किट है इसलिए आई एल, आई सी, आई आर, आई करंट सेम रहेगा। एक चीज़ जो आपने मिस की है, आपसे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहता है। तो मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ इसी के अंदर थोड़ा सा तेरे लिए, कि इसमें यानी आई आर और वी आर दोनों सेम फेज में होता है, जबकि इसमें आई एल और वोल्टेज इसका 90 डिग्री आगे रहता है इंडक्टर का। और अभी हम वो क्यों आने वाले हैं। ठीक है। और आईसी जो है उससे वीसी जो है वो 90 डिग्री नीचे रहता है, पीछे रहता है। तो इस कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर का वोल्टेज कैपेसिटर के करंट से पीछे रहता है। इंडक्टर के केस में इंडक्टर का वोल्टेज इंडक्टर के करंट से 90 डिग्री आगे रहता है। रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये टाइम वेरिएंट नहीं है, इसलिए इसका वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलता है। जैसे डीसी में चलता था वैसे यहाँ भी चलता है, कोई फ़र्क नहीं आया इसमें। ठीक है। अब इन तीनों को मैंने मिला दिया क्योंकि करंट तीनों का सेम है, तो तीनों के सेम करंट को मैंने आई लिखा। तो आई जिधर है उधर ही आई आर भी है, उधर ही आई सी भी है, उधर ही आई एल भी है, और उतना ही है, सेम है। तो मतलब ये आई अपने आप में आई आर, आई सी, आई एल तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन तीनों ग्राफ को एक साथ मैंने बनाया, तीनों को। तो पहले आई आर लो एक एक करके इसका। तो आपने क्या पढ़ा कि जिधर करंट रहेगा उधर ही वोल्टेज रहेगा, तो इसलिए वी आर आ गया। जिधर करंट रहेगा उससे 90 डिग्री आगे वोल्टेज रहेगा, तो करंट तो तीनों का एक ही है। तीनों का करंट देखो, एक्स एक्सिस तीनों का मर्ज कर दो, तो इसका वाई एक्सिस क्या हो गया, ऊपर आ गया। ठीक है, समझ गया। इसका वाई आपने बताया था नीचे रहेगा। हाँ, तो ये इफेक्टिव हो गया। ऊपर पॉजिटिव वाई माइनस नेगेटिव वाई घटा के मैंने ये वी एल माइनस वी सी लिखा, और वी एल माइनस वी सी और वी आर का रिजल्टेंट ले लिया, तभी तो ये होगा ना। ये ई स्क्वायर हाइपोटेनस इज हाइट का स्क्वायर यानी वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस बेस वी आर का स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गया। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दिस इज कॉल्ड ईएमएफ ट्रायंगल या फेजर डायग्राम। एकदम यही है फेजर जो बनाया हमने, दिस इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। ठीक है। और ये फेजर डायग्राम एक्चुअली क्या है, नया नहीं है, आपका जो इम्पीडेंस ट्रायंगल था। अब देखो तो इसी जेड में अगर थोड़ा थोड़ा आर में आई मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आगे चला जाएगा, है ना। एक्सेल में मल्टीप्लाई कर दूं तो थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा, और जेड में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। तो जो ईएमएफ का जो ट्रायंगल है वो एक्चुअली सिमिलर है, यानी उसी प्रोपोर्शन में बड़ा हो जाके ईएमएफ बन जा रहा है। ठीक है। ठीक है। तो जो फेजर डायग्राम है वो एक्चुअली इम्पीडेंस ट्रायंगल ही है। ओके सर, बात समझ में आई क्या? समझ गया। किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा पूछो, क्योंकि अगर ये नहीं आया तो चैप्टर सब जीरो हो जाएगा। सर वो ई स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके नीचे आपने बस कुछ क्या लिखा है, ई इज इक्वल टू आई जेड। सबको अलग अलग लिख दिया है, सबका ओम्स लॉ। वी आर इज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, वी सी इज इक्वल टू, चूंकि आई सबका सेम है। हाँ, समझ गया। ठीक है ना। इसको तुम चाहो तो इसको आई एल लिख दो, इसको आई सी लिख दो, इसको आई आर लिख दो। समझ में आया क्या? तो ये सारा खेल आसान क्यों हो गया, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। टॉप कॉर्नर में आपने वो फॉर्मूला के निकाला है, आई ई अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस
अरे गधे, तो जो नेट आई हुआ, ये जो आई यहाँ से जो करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, वो क्या होगा? नेट वोल्टेज ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस दैट इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड। अगर रेजिस्टेंस होता तो आर लिखते, लेकिन अब एसी में हम सब पढ़ रहे हैं, तो वो जेड क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है? हाँ, तो अलग अलग के जो आगे पे जा रहे दूसरे जा रहे वो फेजर आएगा नहीं होगा ना? क्या बेटा? जैसे बीएल और आगे का जो है वो भी फेजर आएगा। हाँ, ये सब फेजर डायग्राम है। फेजर आएगा। हाँ, अब सवाल क्या आएगा? सवाल आपको आ सकता है कि सिर्फ कैपेसिटर का, अगर थ्योरी आया तो आप सिर्फ कैपेसिटर का सब कुछ डिराइव करने पूछ लेगा कि प्रूफ करो एनर्जी ओवर अ साइकिल जीरो होता है। वो अभी हम करेंगे, अभी हमने कुछ किया नहीं है, ठीक है? या सिर्फ इंडक्टर का बताओ, या इसका सबसे 5 नंबर का सवाल अगर आया इस चैप्टर का लास्ट सवाल, मतलब इस टॉपिक का, तो वो आएगा आपको रेजोनेंस कंडीशन बताइए। हम मतलब रेजोनेंस कंडीशन से एक कदम पहले खड़े हैं, एक कदम आगे बढ़ जाएंगे तो रेजोनेंस पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं आगे नहीं जाके अब यहाँ से हम पीछे लौटेंगे। इस चैप्टर में बीच में बहुत सारे क्यों हैं, उन सारे क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम अब पीछे जाएंगे। हमने कहा ना, जर्नी उल्टा कर रहे हैं, ठीक है? तो खैर, पहले ये इतनी बात समझ में आई क्या? अब मैं आपको बता दूं, पूरी जिम्मेवारी के साथ बता दूं एक बात, कि अभी तक जो हमने फेजर सीखा, हर बच्चे को हर साल मैं ऐसे ही सिखाता हूं। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा 0। बुक में भी ऐसा नहीं है, तो घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना कि सर आपने गलत बता दिया। नहीं, मैंने सिंपलेस्ट बता दिया, ठीक है? तो एग्जाम में हम क्या करेंगे या हम कैसे फेजर बनाते हैं, इधर देखना, जरा इधर देखना, ये फेजर दिख रहा है, इसको हल्का सा उठा दो एक्स एक्सिस से, यानी कि एक रैंडम, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, वैसे ही समझाने के लिए, डिटेल में अभी हम सीखेंगे कि एक्स एक्सिस यहाँ था, ठीक है सर? आई जो था हमारा, उसको थोड़ा सा ऐसे उठा दो, ठीक है? और सब कुछ उठा दो, तो ये वी आर यहाँ आ जाएगा, मतलब ये लाइन जो है ये भी 90 डिग्री, ऐसे नहीं, मतलब ये पूरा एक्स एक्सिस जो है ना, ये हटा दो, तो पूरे ग्राफ को क्या कर दो, इससे 90 डिग्री आगे, इधर 90 डिग्री पीछे, वी सी वी एल, तो यहाँ कट गया वी एल माइनस वी सी। अब इसका रिजल्टेंट बना दो, ठीक है? दिस इज ई, दिस इज वी आर, और एक्स एक्सिस अलग से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है सर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग से ड्रॉ, अलग पेन से दिखा दूं, मतलब सब कुछ वही है। समझ में आया क्या? बता देता हूँ, समझा देता हूँ। किसी भी सर्किट, जैसे आपकी तरफ क्या बेटा? मिलाकर तीनों वैसे ही दिखाए थे। हाँ, मिला के सब वैसे ही दिखाए थे, बस मैंने कहा ना पूरे ग्राफ को, मतलब मैं एक मिनट, अरे साले टूट ना जाइए कहीं। जैसे मैंने ये बनाया था, ऐसे बनाया था, उन्होंने भी ऐसे ही रखा था। अब मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा ऐसे कर देना। हाँ, ऊपर कर दो। हाँ, बस अब आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब उसकी वजह क्या, मैंने कहा ना मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो सारे क्यों की वजह ढूंढेंगे। अब मैंने आपके आंखों में, आपके ब्रेन में सारे फ्रेम इम्प्लांट कर दिए हैं, ठीक है ना? क्यों अब ढूंढते हैं, मिटा दूं अब सब। अभी हम इसको दोबारा हम फिर पढ़ेंगे, चिंता मत कर। ये सारी मेहनत मेरी जीरो सुन भाई, सुन ले, ये सारी मेहनत मेरी जीरो जाने वाली। मुझे पता है कि सब जीरो से दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन अब जब शुरू करूंगा ना, आप मेरे साथ साथ चलेंगे। क्लियर? तो मैं चाहता हूं कि पहले हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, वहां से दोबारा जर्नी शुरू करें, और 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा।
मतलब ये चैप्टर वो चैप्टर नहीं है कि मैं एक बार पढ़ाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। बात समझना, ये चैप्टर और वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर का अगर कोई टीचर आपको ऐसे पढ़ाता है कि मैंने एक बार पढ़ा दिया हो गया, तो वो आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि आप पहले ना उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि भाई ये कैसे होगा। तो इसको पढ़ाने का तरीका ये है कि एक बार पढ़ाओ, जीरो करो, फिर दोबारा वहीं से पढ़ाओ, इस बार सब समझ में आएगा। तो अभी तो हमने क्या किया है, फिल्म के सारे कैरेक्टर का नाम देखा है ना, थोड़े थोड़े बीच में से क्लिपिंग भी देख लिए यूट्यूब पे जा कर के। अब हम देखेंगे सीक्वेंस में। तो सबसे पहला सवाल कि सर इंडक्टर और कैपेसिटर में ये वोल्टेज और करंट का आगे पीछे जाने का क्या लॉजिक है? सबसे बेसिक सवाल। चलो, मैंने कहा था कि इसका जवाब आपके पास है। आपने कभी ध्यान से देखा? नहीं। मतलब मैंने भी नहीं दिखवाया, मैंने भी नहीं पूछा, है ना। तो अब वो पत्ता खोलते हैं। चलो, तो कोई भी महानुभाव सज्जन मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मान लो ये कैपेसिटर है ना, इसमें हमने एसी सोर्स दिया है, तो एसी सोर्स क्या होगा? V मान लो, V इज इक्वल टू क्या लिया हमने? V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है सर। डीसी में आपने पढ़ा था क्या कोई चार्ज का फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ ऑफ कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है सर। अच्छा, क्या आप जानते हैं सर कि करंट इज इक्वल टू होता है dQ अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अच्छा, तो यानी कि ये हो जाएगा dCV अपॉन dt। अरिजीत, कोई दिक्कत है? नो सर। आर्यन, नो सर, ठीक है। ओके। तो चलो, C तो कांस्टेंट है, C बाहर आ गया, अंदर बचा dV अपॉन dt। अच्छा, V क्या है? यही तो है, अभी आपने लिखा है। तो C बाहर आ गया, dV अपॉन dt ऑफ व्हाट? V0 साइन ओमेगा t। ठीक है सर। तो V0 भी कांस्टेंट है, वो भी आप बाहर ले सकते हैं। अब कौन आया भाई? आदित्य झा, ही इज रनिंग लेट। विक्रमशिला बन गया है। चलो, तो ये हो गया C V0। अब क्या बचा सर? D अपॉन dt साइन ओमेगा t। साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? अरे वाह! तो यानी आप कह रहे हैं कि सर ये हो जाएगा C ओमेगा V0 कॉस ओमेगा टी। यही कहना चाह रहे हो ना? अच्छा, तो क्या इसको लिख सकते हैं? V0 अपॉन 1 बाई ओमेगा सी। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? और यहाँ पे अगेन कॉस ओमेगा टी तो ऊपर रहेगा ही। ये लिख सकते हैं क्या? V0 छोड़ दिया, C ओमेगा को लिख दिया 1 बाई नीचे ले जाके ओमेगा सी, या C ओमेगा, जो भी समझो। ये लिख सकते हैं, हाँ या ना तो बोलो। यस सर, यस सर। हाँ बोल ना। हाँ सर। यस सर। अबे बोलने बोला है, डांटने नहीं बोला। डांट क्यों रहे हो बे? तुम्हें नहीं बोल रहा है। अच्छा चलो ठीक है। तो ये ओमेगा, ये 1 बाई ओमेगा सी याद है आर्यन? ये क्या होता है? ये अरिजीत 1 बाई ओमेगा सी क्या था?
सर XC अरे वाह, एक्सी याद है आर्यन? यस सर। है ना, यानी कि इसका रिएक्टेंस, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है, मोटा मोटी कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं क्या? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। प्लस साइन पॉसिबिलिटी अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा ही होता है ना। एक मिनट मैंने कुछ गलत लिखा है। इसका क्या आना चाहिए था? साइन वैसे भी ओमेगा टी प्लस आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए, प्लस आएगा। टी के साथ है ना हाँ सर, XC के साथ है ना, प्लस होगा। ठीक है, तो ये जो है ये V नॉट अपॉन ओमेगा सी, क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं? I नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट। तो ये क्या आ गया? पूरा तो लिखा ही नहीं मैंने, पूरा लिख दूं तो ये क्या निकला? IC। तो ऊपर से चले तो यहाँ भी मैंने पूरा नहीं लिखा, ये भी लिख देता हूँ। ये क्या था? तो VC से IC हम पहुँच गए। क्या हो गया? हाँ करो, बिल्कुल करना चाहिए। मिटा दूं? नहीं सर। भाई कर ले अब यहाँ से। यस सर, हो गया। चलो अब ऐसे ही सेम टू सेम चलते हैं इंडक्टर में, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू, मान लो हमने ले लिया V नॉट साइन ओमेगा टी। ज़्यादा छितरा गया है, थोड़ा सीधा हो जाओ। चलो, एक हमने ना सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला नहीं पढ़ा है, तो ये फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। EMF इंटू सेल्फ इंडक्टेंस होता है L di/dt। ठीक है, फिलहाल के लिए फार्मूला भी आप ले लो। किसी भी कॉइल में जिसका इंडक्टेंस L हो, है ना, फिलहाल के लिए अभी समझ लो आप। इसमें एक बैक EMF का कंसेप्ट है, मतलब थोड़ा सा एक लाइन या दो लाइन में स्किप करके बता रहा हूँ। तो मैं हमेशा आपको चाहता हूँ कि आपको मेन बात समझ में आ जाए, सजावट हम उसमें बाद में कर देंगे। क्लियर? तो मोटा मोटी हम बात समझ लेते हैं, इसमें कुछ 19-20 का फ़र्क रहेगा, उसको हम ठीक कर लेंगे।
क्योंकि सब कुछ करने जाते हैं ना तो प्रॉब्लम क्या होती है कि सज जाता है बहुत अच्छा, बीच का मैटर ही गायब हो जाता है, मेन बॉडी गायब हो जाता है। तो मेरा फोकस है कि आप मेन बॉडी सही करें, उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। तो चलो, तो यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा सर, तो क्या ये लिखा जा सकता है di/dt इज इक्वल टू E/L, and di is equal to E/L dt। अरे नीचे का dt ऊपर चला गया है। अगर हम इस पे इंटीग्रेशन लगा दें, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दें सर, तो इंटीग्रेशन लगाते ही क्या हो जाएगा सर, देखना तो ये तो आई हो जाएगा, इधर क्या होगा सर, ऊपर में जो ई है ये एक्चुअली क्या है आपने लिखा है यहाँ पे, है ना, इसको वी नॉट या ई नॉट जिसके फॉर्म में भी रखना है रख लो। तो आपने लिखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई एल। अगेन क्या होगा सर, v/L बाहर ले लो, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी जल्दी बताना। माइनस cos ओमेगा टी बाई ओमेगा, तो यानी ये हो जाएगा वी नॉट बाई एल ओमेगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। और आप कह रहे हो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। यहीं पे मैं अरिजीत को थोड़ा सा वार्न कर रहा था कि यहाँ पे दिक्कत आएंगी। तो क्या हो जाएगा ये तो देखो अगेन नीचे ओमेगा एल, ये क्या हो गया, तो ये आप कह रहे हो कि ये हो गया वी नॉट अपॉन एक्सएल। अच्छा, माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, एंड दिस इज आई एल। यस सर, हो गया। अब एनर्जी पावर एक साथ बताऊंगा। हाँ ये cos ओमेगा टी है, हाँ और sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, अगर cos को उसमें डालो तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव ही रहेगा। Exactly. That's what I'm questioning. Omega t was 2 pi, right? And minus pi. So pi. Wait. There's more than 2 pi. हाँ, मैंने कहाँ पे मिस्टेक किया है, There would be the fourth quadrant. या तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, Fourth quadrant. हाँ बेटा सही है। एक मिनट रुक जा भाई, एक स्टेप और लिख दो। इट कैन बी रिटेन एज ओमेगा अपॉन एक्सएल माइनस, यहाँ लिख दो। अब यहाँ आप लिख सकते हैं साइन माइनस बाहर बुलाऊंगा, ओमेगा टी, सॉरी फिर पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब उसको माइनस ले जाओगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। अब ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात थोड़ा कम करते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ फंडामेंटल, 10 मिनट बचा है लास्ट का, फंडामेंटल 2 या 3 न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़े प्रैक्टिस पे आ जाओ, समझ में आए कि क्या कैसे बनेगा ये।
क्योंकि दिमाग में बहुत थ्योरी, 2 दिन से थ्योरी बहुत सारा घुस गया है, तो कुछ रिलीज करते हैं गैस। अच्छा, क्या मैं मान के चलूं कि 30-40% अभी तक बात समझ में आई है जितना आप लोगों ने पढ़ा है? यस सर। ज़्यादा नहीं, मतलब हो सकता है किसी को 50-60 भी आई हो, मैं थ्रेशोल्ड लेके चल रहा हूँ 30-40%। मतलब अगली बार अगर मैं रिवाइज करूँ तो बेस तो बना हुआ रहेगा ना। चलो तो सवाल लेते हैं फटाफट। चलो सबसे आसान सवाल क्या कह रहा है? 100 हर्ट्स है, 100 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है और वहाँ पे L जो है इंडक्टेंस गिवन है 14 मिली हेनरी। आपको एक्सेल पूछ रहा है, रिएक्टेंस पूछ रहा है, जल्दी बताओ। क्या? वही? आपको दिया है 14 मिली हेनरी, एल की वैल्यू, अच्छा इंडक्टर की वैल्यू हेनरी होती है ना, तो मिली हेनरी में गिवन है, यानी यार ये हो गया 14 × 10⁻³ हेनरी। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्सेल क्या होता है? 2π बन जाएगा, आगे चलें। यस सर। चलो Sir, I'm getting 8800. 8.8 ओम आएगा। जो 10⁻³ होता है। Oh, 10. Okay, yeah. चलो अब अगला सवाल लेते हैं, बढ़िया सवाल ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कॉइल हैज इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, सो L इज गिवन 1 हेनरी, इंडक्टेंस 1 हेनरी। निकालना क्या क्या है आपको? इसका गिवन है एक्सेल भी, रिएक्टेंस गिवन है 3142 ओम। आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी कि कितनी फ्रीक्वेंसी हो ताकि ये हो जाए एक्सेल। याद रखना एक्सेल और एक्सी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो करंट और वोल्टेज तो छोड़ो, आप फ्रीक्वेंसी भी बदलोगे तो भी एक्सेल और एक्सी की वैल्यू बदल जाएगी, जो कि आर में नहीं होता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या 500 हर्ट्ज आ रहा है। सर मैं एक्सेल की वैल्यू पूछ रहा था। एक्सेल इज 3142 लिखा है, पढ़ तो यहाँ पे। Sir, my screen is very blurry. That's why I was asking. अच्छा सॉरी। अब आपको कह रहा है कि आप C निकालिए, कैपेसिटेंस निकालिए, सेम फ्रीक्वेंसी, और अगर XC भी सेम हो यानी कि 3142 ओम हो, XC भी अगर सेम हो, फ्रीक्वेंसी यही हो, तो C कितना होना चाहिए? किस वैल्यू C के लिए XC इतना हो जाएगा? 0.25 हाँ तो कर लो। आपने बोला 1/2πfc = XC, हमको C चाहिए ना सर, तो C = क्या हो गया? 1/2πf XC। सब कुछ रख दो वहाँ पे। इसका स्क्वायर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है 0.11 माइक्रोफेराड 3142 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 314 का स्क्वायर। ठीक है चलो आगे चलते हैं, आगे चले। तो 0.11 लिख दो, क्या? तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है छोड़ देना उस पर। चल अब मैं आगे चलता हूँ।
चलो एक बढ़िया सा सवाल दे रहा हूं, हो सकता है ये आज का आखिरी सवाल हो, टाइम बचा तो एक और कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 200 मिली हेनरी, 200 मिली हेनरी, डेफिनेटली ये क्या गिवन होगा, एंड 5 माइक्रोफैराड, ये कैपेसिटर गिवन है। साइनोसोडियल एसी वोल्टेज V इज इक्वल टू गिवन है 70.7 साइन 1000t। ठीक है सर, आपको एक्सप्रेशन निकालना है दोनों के लिए, IL एंड IC इंडिविजुअली अलग अलग। IL के लिए कितना होगा, IC के लिए कितना होगा, दोनों निकालना है। ऐसे सही नहीं होगा। आपको ये तो बोला नहीं है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा कुछ नहीं है, दे आर इंडिविजुअली कनेक्टेड टू दिस वोल्टेज। ये L अलग से कनेक्ट, हाँ इंडिविजुअली कनेक्टेड है। ये तो 70.7 बोल दो। ओके। क्या करेंगे? चलो एक काम करता हूँ, ये सारा होमवर्क दे देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स निकालना है कब, अगर आपको बताया है कि 1 हेनरी L इज इक्वल टू 1 हेनरी इज कनेक्टेड टू AC सोर्स 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। चलो तीसरा सवाल, पहले देख लो टाइम कितना बचा है। थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर है, एक रेजिस्टेंस है, एक कॉइल है, AC सोर्स है, ठीक है। क्या क्या गिवन है सर, आपको गिवन है VR इज इक्वल टू, यहाँ पे जो इसका वोल्टेज ड्रॉप है VR इज इक्वल टू 160 वोल्ट, ठीक है, एंड VL इज इक्वल टू, इसका वोल्टेज ड्रॉप है इज 120 वोल्ट। तो आपको निकालना क्या है सर, अगर करंट इसमें फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो आप निकालेंगे क्या क्या, E एंड Z, कितना वोल्टेज सप्लाई किया गया है, 160